हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। पेज नंबर 102 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। पहला सवाल है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो, इस क्वेश्चन में ही ना आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, हमने इससे पिछली वीडियो में भी समझा था। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हमारे यूनिवर्स में हैं, हमने एक का मास ले लिया m1, दूसरे का मास ले लिया m2, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस भी इनके बिल्कुल सेंटर्स से देखते हैं हम, दोनों के सेंटर्स से बीच में हमने डिस्टेंस निकाला, ये अगर r आ गया तो देखो इसके लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया जाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट लिखते हैं हम। इट स्टेट्स दैट every object in the universe attracts every another object। मतलब कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होता है। अनदर ऑब्जेक्ट with an attractive, या अट्रैक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है अट्रैक्ट ही कर रहा है, विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई है स्टेटमेंट, आधी हुई है स्टेटमेंट सिर्फ अभी, कि ग्रेविटेशनल जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या कह रहा है। इट स्टेट्स दैट every object in the universe attracts every another object with a force called gravitational force। फिर कहेंगे हम this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। ये स्टेटमेंट समझ में आई। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप ये सब तो लिखोगे ही और साथ में डायग्राम भी जरूर बनाओगे, जिसमें आप दो ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, ऐसे दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस दिखाओगे r, पहले का मास m1, दूसरे का मास m2। देन आप कहोगे f is directly proportional to m1 m2, f is inversely proportional to r square, therefore f is directly proportional to m1 m2 upon r square। So f is equals to g m1 m2 upon r square, where g is universal ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक आप करोगे। चाहो तो आप उसमें वैल्यू ऑफ जी भी लिख सकते हो, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू लिखना ना लिखना फिर भी एक बार को ऑप्शनल होता है, लेकिन बाकी सब कुछ लिखना बहुत जरूरी है। अब ये सब ना आपने वीडियो देख ली है, लेकिन इसको नोट डाउन कर लो अभी के अभी। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने देख लिया हो गया, या हमने स्कूल की कॉपी में कर रखा है, या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उससे काम नहीं बनेगा। वीडियो को पॉज करो और ये अभी फटाफट से राइट डाउन कर लो। ठीक है, कोई डाउट आए तो मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 102 का ही। राइट द फॉर्मूला to find the magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of earth। क्वेश्चन को स्लोली पढ़ते हैं। फॉर्मूला निकालना है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ऑफ द
यहां से क्वेश्चन शुरू है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये हमारी बड़ी सी अर्थ है और ये इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट हो तुम, तो अब तुम्हारा और अर्थ के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स हमें निकालना है, कितना होगा। तो देखो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ, m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर स्क्वायर, तो आर क्या है, आर होता है ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो ये तो लगभग रेडियस ऑफ अर्थ ही हो गया ना। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हुए हो तो अर्थ और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ जितना ही हो गया, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से देखा जाता है। अगर अर्थ के कोने से देखोगे तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, फिर तो जीरो डिस्टेंस हो गया। सेंटर से देखेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ जितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब सारी वैल्यूज डालते हैं, F इज इक्वल टू 6.7 लिख लेते हैं इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। आपको लर्न रखने की जरूरत नहीं है, पेपर में लिखा आएगा। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ स्मॉल m अज्यूम कर लेते हैं। डिस्टेंस हो गया हमारा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर का स्क्वायर। बात समझ में आई। ये सारी अगर आप कैलकुलेशन करोगे, थोड़ी सी मैं करके दिखा देता हूं, चलो। F इज इक्वल टू 6.7 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 और 10 की पावर क्या आ गई, यहाँ थी -11, यहाँ थी 24, तो ये आ गई 13, 10 की पावर 13, और नीचे क्या आ गई 10 की पावर 12, यही आई ना। देखो 6 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 6 का स्क्वायर, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई स्मॉल m, ये एज इट इज आएगा। फिर हम इसमें से डेसिमल्स हटाएं तो देखो क्या हो गया, 67 इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 64, 10 की पावर 13 इंटू 10 इंटू, नहीं दो हटे ना, तो इंटू 100 अपॉन 10 की पावर 12 इंटू 10। एक जीरो से एक जीरो गया, और ये 12 से ये 13 माइनस 12 1 बच गया। फिर 332 एंड देन कैलकुलेशन कैसे जाएगी ये आपको करके देखना पड़ेगा। 6 3 ज़ा 180, 180 और 21 201 अपॉन 64 इंटू 32 इंटू, यहाँ से हमारा आ गया 10 10 100, 100 आ जाएगा इंटू में m। ठीक है, इसको फिर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो फाइनल जो है रफली आंसर आ जाता है, फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू m। ये सारी कैलकुलेशन से लगभग 9.8 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे खड़ा है तो वो कितना फोर्स लगाएगा, उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई 9.8, मल्टीप्लाई 9.8। बात समझ में आ गई। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे खड़ा है तो कितना फोर्स लगाएगा, उसका मास मल्टीप्लाई 9.8। आप चाहो तो ये कैलकुलेशन करके देख सकते हो, 9.8 ही आएगा। ठीक है, चलो यहां तक जो है आई होप समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अब ये वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।